गुड इवनिंग मैम। आप म्यूट हो मैम। मैंने तो अनम्यूट किया हुआ था। तुमने किया था मेरे को म्यूट? है जितेंद्र? हाँ जी मैम। मैम वॉल्यूम लो है आपकी। मैंने कहा आपने म्यूट किया था क्या मुझे? क्योंकि नहीं मैंने तो मैम, मैंने नहीं किया। मैं तो ज्वाइन ही लेट किया हूँ। अब कभी भी मैं अनम्यूट हुई ना तो ये शक की सुई तुम पे ही जाएगी। मैम आपकी वॉल्यूम बहुत लो आ रही है। वॉल्यूम सबको ही लो आ रही है क्या? नहीं लो। मैम ठीक है। अच्छा, जिनको वॉल्यूम लो आ रही है वो या तो ईयरफोन्स वगैरह ब्लूटूथ लगा के चेक कर लो या दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है। चलिए, तो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो थोड़ा सा पार्ट अपना रह गया था, फटाफट उसको फिनिश करते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करना है हमने नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे हमने कल मैम अपने छोड़ा था। आप वॉल्यूम ज्यादा हो गई। ठीक है। अब वॉल्यूम ज्यादा होगी, आपने दोबारा ज्वाइन किया नहीं या मैम, वैसे ही? नहीं वैसे ही ज्यादा अच्छा, होगी जब आप कई बार जब आप बोर्ड के पास गए ना तब ज्यादा होगी अपने। अच्छा, कोई बात नहीं, वो कई बार अपने आप ही हो जाता है। तो प्रोटीन्स ऑफ स्ट्रक्चर वाले नोट्स फटाफट अपने निकाल लो, क्योंकि इसमें हमने आज ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो वो स्टार्ट करना है। जो प्रोटीन्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन एक बार हमारे पास आया हुआ है, इसलिए हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। बेसिकली हमें उसकी बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमें ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसके अलावा तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, तो बहुत ज्यादा डीपली कोई भी स्टडी नहीं करता उसको, और उससे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ठीक है, सो प्रोटीन्स ऑफ स्ट्रक्चर में जैसे कि आपके नोट्स में मैंने आपको जो भिजवाए थे पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें हमने क्या लिखा है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, शेप, सॉल्युबिलिटी या केमिकल नहीं, ये तो हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच के टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पे, कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स में हम बात कर रहे थे कि जो इनकी कन्फर्मेशन है, ठीक है, प्रोटीन्स की, वो 4 टाइप की है। स्ट्रक्चर कह लो आप 4 टाइप्स का देखने को मिलता है, या फिर आप कह लो कि कन्फर्मेशन जो है वो इसकी 4 टाइप की है। ठीक है, अब 4 टाइप में आपको यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टिनरी ये टर्म्स दी गई हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी। उसमें स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना उसको। तो नाम में यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी ये क्लैरिटी हो रही है कि हम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देन क्वार्टिनरी। ठीक है, तो होता क्या है कि जो प्रोटीन्स है बहुत टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप की होती है। जनरली इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जब हम इसके यहाँ पे टाइप्स को डिस्कस करें तो उसमें क्लैरिटी हमें हो जाती है कि अगर उसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर या कंफर्मेशन है तो क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, क्वार्टिनरी क्या है। और जब किसी प्रोटीन के हम स्ट्रक्चर में इस टाइप की कंफर्मेशंस देखेंगे तो हमें क्लैरिटी रहती है, क्योंकि हमने वन बाय वन उन चीजों को स्टडी किया होता है, तो उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। सो स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कंफर्मेशन और प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास देखो पहली चीज क्या कहता है कि लीनियर मैनर में, लीनियर मतलब आपकी एक लाइन में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रहती है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में आपको लीनियर मैनर मिलेगा। समझ रहे हो, ऐसे एक लाइन में आपके पास ये रहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स की जो भी चेन है, बिकॉज प्रोटीन्स तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सबसे छोटी यूनिट उसकी अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं तो पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड्स जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स जुड़ते हैं तो प्रोटीन बन के आता है। तो उसी की बात कर रहा है कि जब पॉलीपेप्टाइड्स एक लीनियर मैनर में जुड़े होंगे तो वो हमारे पास उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें
सिर्फ हमारे पास क्या मिलेगा, जो ये एक एंड होता है ये नाइट्रोजन एन एंड होता है, ये एंड कार्बन एंड होता है। तो इसमें बीच में जो हमारे पास अमाइनो एसिड जुड़े हैं उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, बीच में जो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हैं उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज होगी, पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। इसके अलावा किसी दूसरी यूनिट के साथ, इनकी किसी दूसरी यूनिट के साथ इसके अलावा और कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये बात है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अगर कहीं रिएक्शन होनी होगी तो नाइट्रोजन एंड से या कार्बन एंड से होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमारे पास अमाइनो एसिड कोई हम फर्स्ट वाला लेंगे तो उसमें इस फर्स्ट का नाइट्रोजन पार्ट फ्री रहता है और जो दूसरा होता है हमारे पास उसका कार्बोनिल पार्ट वाला या सी पार्ट जो है वो फ्री रहता है, और ये जो बॉन्ड बनता है हमारे पास इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो उसी चीज को मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। मींस इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेक्शन का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वंडर वॉल फोर्सेस या कोई और इंटरेक्शंस प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलती हैं, जिससे हमें इसके कंफर्मेशन के बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। मतलब ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता नहीं है, इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी ज्यादा नहीं है, और ये प्राइमरी फॉर्म जो होती है कंफर्मेशन ये फटाफट सेकेंडरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी की बात करें तो इससे आपके पास क्वेश्चन पेपर में आया था, वो मैं क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगी। जो सेकेंडरी कंफर्मेशन है वो हमारे पास क्या कह रहा है कि इनरेगुलर चेंज, ये जो पहले स्ट्रेट चेन में था लीनियर में, अब इसमें हमारे पास कोई चेंजेस हुए और ये कॉइल्स की फॉर्म में, कॉइल की फॉर्म में हमें दिखने लग गई। ठीक है, जब कॉइल की फॉर्म में हमें दिख रही है तो यहाँ पे अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें दो टाइप की बॉन्डिंग दिख रही है या लिंकेज दिख रही है। लाइक यहाँ पे तो हमें सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज दिख रही थी, लेकिन इसमें हमें क्या क्या दिखेगा, इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखेगी और हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज भी दिखेगी। तो ऑब्वियस सी बात है पेप्टाइड लिंकेज तो जहां पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं वो तो रहेंगे, बट जो हमारे पास अमाइनो एसिड में एक कार्बोनिल पार्ट है और एक NH पार्ट है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये हमें दो फॉर्म्स में देखने को मिलता है। एक हमारे पास यहाँ पे है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और एक हमारे पास है बीटा प्लीटेड शीट्स का, जिसके दोनों स्ट्रक्चर जो है वो मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि आपके नोट्स में दिए गए हैं। एक मिनट, मैम स्क्रीन टेढ़ी होगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। मेरे पास से तो विजिबल भी नहीं हो रही अब। ये अपने आप ही हो गया था। एक्चुअली वो कॉल थी, वीडियो कॉल थी ना घर से, तो मैं उसको ऑफ करने गई तो इसलिए इसने कैमरा अपने आप ही ऑफ कर दिया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है ना सबको? हाँ जी मैम। हाँ, तो इसके जो दो स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पे मिल रहे हैं, दो टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी कंफर्मेशन जो है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, अल्फा हेलिक्स में भी मिलती है और बीटा प्लेटेड शीट्स में भी मिलती है। और इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि आपके पास जब शीट्स वाला सिस्टम होता है तो लाइक वो शीट के ऊपर शीट ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हेलिकल बोला जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे हेलिक्स बन रहा है इसलिए बोला जा रहा है। तो दोनों का जो वहां पे एग्जिस्ट करने का तरीका है वो डिफरेंट है। इसमें वो जैसे शीट के ऊपर शीट रहती है वैसे जा रहा है, इसमें जो वो हेलिक्स की तरह जा रहा है। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमें कैसे देखने को मिल रही है, जो हमारे पास इसका हाइड्रोजन है अमाइनो ग्रुप का और जो ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक का। लाइक अगर आप अलग से कहीं पे देखो, जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक का, तो जो नाइट्रोजन के पास H होगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी मैं थोड़ा क्लियर दिखाऊं आपको तो ऐसे कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जो अमाइनो ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को। तो कार्बोनिल के ऑक्सीजन और NH के हाइड्रोजन के बीच में जो ये इंटरेक्शन हो रही है इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमें यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये ऐसे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब
अल्फा हेलिक्स में तो चेन हमारे पास यहाँ पे स्पाइरल की फॉर्म में है, ये हमें बताया गया है। राइट हैंडेड सर्कुलर मैनर में ये रहता है। और जो हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स है वो हमारे पास कैसी है, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब शीट्स की फॉर्मेट में होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास स्पाइरल होता है, जबकि इसमें हमारे पास कैसे होती है, ये शीट्स पैरेलल होती है। अब अगर मैं इसमें से देखूं, जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, तो वो क्या था, क्योंकि जनरली वो आपसे अगर पूछेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी तक पूछेगा, टर्शियरी क्वाटरनरी में भी पूछ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट मैम बॉन्डिंग सेम होगी दोनों में? बॉन्डिंग अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट्स में CO और NH में ही हाँ होगी बॉन्डिंग? हाँ जी बिल्कुल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने ऐसे याद रखना है कि जो सेकेंडरी कन्फर्मेशन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में भी मिलेगी, बीटा प्लेटेड शीट्स में भी मिलेगी। और होगी कैसे, जो एक का कार्बोनिल है और दूसरे का अमोनिया का NH है, तो दोनों में ही मिलती है। बस फर्क है, ये शीट्स की फॉर्म में है, ये हेलिक्स की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, लिखिए फटाफट। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन by hydrogen bonding between हाँ, hydrogen of amine group and oxygen atom of carboxylic group. हाँ जी, तो आपके पास क्वेश्चन था द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया था, ऑप्शन में आपके पास था डाइपेप्टाइड बॉन्ड, देन आपके पास था हाइड्रोजन बॉन्ड, देन था सल्फाइड बॉन्ड, एंड देन था ईथर बॉन्ड। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या चीजें समझनी है और क्या नेग्लेक्ट करनी है, अवॉइड क्या करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज तो आपके पास ये कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कहां देखा गया था, सेकेंडरी वाली कंफर्मेशन में। हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर सेकेंडरी में, सेकेंडरी में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पेप्टाइड लिंकेज होती है। और पेप्टाइड लिंकेज जो है वो हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं वो सब में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक्स्ट्रा रीजन बन रहा है इनकी स्टेबिलिटी का, बिकॉज ये आपस में तो एक चेन में जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा इंटरेक्शन हो रही है तो वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबिलिटी जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर की आ रही है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रही है। बट कंफ्यूज ना हो कोई स्टूडेंट, इसलिए मैं बाकी चीजें भी एक्सप्लेन करती हूँ। डाइपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब है सिर्फ दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। जो पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना रहा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो उसमें तो पेप्टाइड बॉन्ड्स बहुत सारे होंगे। और ये स्टेबिलिटी का रीजन, एक्स्ट्रा रीजन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली सारे पॉलीपेप्टाइड्स में, प्रोटीन्स में मिल रहा है। सल्फाइड बॉन्ड जो है ये आगे आप टर्शियरी क्वाटरनरी में देखोगे, ईथर बॉन्ड जैसा यहाँ पे नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब बात कर लेते हैं टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारे पास यहाँ पे फर्दर आपके नोट्स में दिया गया था। तो देखो टर्शियरी में क्या बोला गया है कि अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, यस, नोट्स में स्ट्रक्चर है उसको बस एक बार देख ले मैम, उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। किसमें से, जो इनकी स्ट्रक्चर दी हुई है मतलब सभी की, उसको नहीं ऐसा नहीं नहीं, उसमें है कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ यही है कि एक शीट्स की फॉर्म में, एक हेलिक्स की फॉर्म में है, जो नोट्स दिए हैं आपको। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो बस एक बार थोड़ा सा आइडिया सा ले ले, कोई ऐसे तो नहीं कि फॉर्मेशन वगैरह कुछ ऐसे देखने की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, मतलब आप ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को आगे बोल रहे हो, क्यों आगे डिटेल में? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इतना कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट कैसे करते हैं। आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले कंसेप्ट से देखो, केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ेगी बॉन्डिंग वाली चीजों की, तो वो उस तरीके से पूछेगा। केमिकल रिएक्शन कोई हो रही होगी तो वो उस तरीके से पूछेगा। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में बनती है वो केमिकल वाले पार्ट से बनती है।
बस है? मैं कह रहा ना कि इसको आगे डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं 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 नहीं, इसमें आपको केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये टॉपिक आपका बायो कहीं और है तो फिर वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा शायद। नहीं मैम, मैं तो वैसे ही नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो वैसे अच्छा नहीं नहीं, इसमें जितना आपको दिया गया है बिल्कुल टू द पॉइंट दिया गया है। ये टू द पॉइंट जो नोट्स हैं और जो मैं बता रही हूँ, इतना कर लो। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए वही बहुत है। क्वेश्चन अगर बनता है तो वहीं से बनेगा, ठीक है? मैम थैंक यू। ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में देखो। अब टर्शरी में क्या हो रहा है? हाईली कॉइल्ड एंड स्फेरिकल फॉर्म। हाईली कॉइल्ड एंड स्फेरिकल फॉर्म मतलब अब हमारे पास ये स्फेरिकल फॉर्म में जा रहा है। पहले क्या था? जब वो प्राइमरी तक था, प्राइमरी कंफर्मेशन में लीनियर था, फिर वो गया सेकेंडरी में। सेकेंडरी में अब क्या होने लगा? हेलिकल स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में। लेकिन फिर उसने कंफर्मेशन चेंज की, तो कंफर्मेशन चेंज करके वो अब और ज्यादा कॉइल करने लग गया है। और अब उसकी फॉर्म कैसी दिख रही है हमें टर्शरी में? स्फेरिकल फॉर्म। अब इसमें जो हमारे पास 4 टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, 4 टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो इसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। और वो 4 टाइप की बॉन्डिंग हमारे पास क्या है? पहले तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैंने आपको बताई कि कार्बोनिल में और जो NH का हाइड्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में भी मिलती है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो दूसरी टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है वो है आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग कब होगी? जब हमारे पास आयंस होंगे। आयंस कैसे हो सकते हैं? जैसे आपके पास COO नेगेटिव है और NH3 पॉजिटिव है, तो ये आयनिक इंटरेक्शन हुई। इनके बीच में भी प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन हो सकती है। मैम जो स्वेटर आयनिक फॉर्म में, ज्विटर आयनिक फॉर्म, हाँ कह सकते हो आप कि जो अगर अपनी ऐसी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर इनकेस बीच में कोई पार्ट, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है? जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के लिए इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ज्यादातर। तो ये जरूरी नहीं है एस्पार्टिक ग्लूटामिक का ही इतनी बड़ी चेन होगी, तो इतनी बड़ी चेन में इतने सारे अमीनो एसिड्स होंगे, तो कोई तो अमीनो एसिड जो होगा वो अपनी इस तरीके की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है कि प्रोटॉन डोनेट कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया। तो जहां पे आयंस बन जाएंगे उनके बीच में भी एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन हो सकती है। ये मतलब था इस बात का। ठीक है? क्योंकि देर आर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो सारे अमाइनो एसिड्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर ही नहीं है, कुछ और भी इंटरेक्शंस है। तो वो सारे इंटरेक्शंस हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है? आफ्टर दैट जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे आप बॉन्डिंग की बात कर सकते हो, दैट इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को ना आप वंडरवॉल फोर्सेस के अंडर रख सकते हो। नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस फियर, वाटर से फियर रखने वाले, ऐसी इस टाइप की बॉन्डिंग। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? वाटर का नेचर होता है पोलर, तो वाटर के साथ फिलिक कैरेक्टर कौन शो करते हैं? लविंग कैरेक्टर कौन शो करते हैं? जो खुद का नेचर पोलर रखते हैं। मतलब वो अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन जो है वो पोलर होगी, वो हाइड्रोफिलिक होंगे। बट जिनकी साइड चेन हमारे पास, जिन अमाइनो एसिड्स की साइड चेन हमारे पास कैसी होगी? नॉन पोलर, तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करते हैं। वो हमारे पास वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे आपके पास आर चेन में COH पार्ट नहीं है, NH2 पार्ट नहीं है, CH3 है, CH2 CH3 है, कार्बन चेन है, नॉन पोलर चेन है। तो वो आपके पास किस टाइप की एक इंटरेक्शन शो कर सकते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इस टाइप के अमाइनो एसिड्स। ठीक है? जिनके पास आर चेन कैसी है? नॉन पोलर। एंड लास्ट आपके पास यहां पे है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। आपने एक अमाइनो एसिड पढ़ा होगा, मैंने आपको भेजे थे जो, या ऐप में थे। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मींस ऐसे SS, यहां पे भी आपके पास कोई अमाइनो एसिड है, यहां कोई अमाइनो एसिड है, और उनके बीच में ऐसे सल्फर सल्फर, 2 सल्फर्स ने बॉन्ड बनाया, इन दोनों अमाइनो एसिड्स को जोड़ने का काम किया। ऐसा कोई अमाइनो एसिड पढ़ा था आपने उस टेबल में? Yes, ma'am. Methionine and cysteine. Methionine and cysteine. मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। सिर्फ एक अमाइनो एसिड बताओ जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड था। सिस्टीन, दैट वाज सिस्टाइन।
जो सिस्टाइन। सिस्टीन, हाँ बिल्कुल एंड में करवाया था, 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करके बना था, ठीक है। तो वैसा ही डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है, अगर आपकी इतनी सारी लंबी वो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, कहीं पे एक तरफ भी सिस्टाइन आ गया, दूसरी तरफ भी सिस्टाइन आ गया, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं, तो वहां पे एक और इंटरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। मतलब आप अपने माइंड में ऐसे रखो कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ या 100 ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई भी अमाइनो एसिड इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कहीं भी आ सकता है। तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है इंटरेक्शंस की, क्योंकि अब टर्शरी कंफर्मेशन पे हम पहुंच गए हैं, हम और कॉम्प्लेक्स कंफर्मेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो टर्शरी में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही होती है, अगर कहीं पे आयंस की फॉर्म में कोई अमाइनो एसिड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड से भी इंटरेक्ट कर मैम सकता है। मिथियोनिन जो है वो भी तो उसमें भी तो सल्फर। एसएमई ग्रुप है उसमें भी, तो उसमें भी कर सकता है। ओके मैम। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जैसे सिस्टीन और मिथ्योनिन का हमने देखा आमने सामने कहीं आते हैं तो वो डाइसल्फाइड का बॉन्ड बना सकते हैं। और एक टाइप की और इंटरेक्शन जिसको आप ट्रू बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं बोल सकते, वंडरवॉल टाइप की इंटरेक्शन बोल सकते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो वो कहां मिलेगा, ऐसे अमाइनो एसिड्स में जिनकी आर चेन नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर के बीच में एक अलग ही टाइप की इंटरेक्शन मिलती है, विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट मिलती है, दैट्स वाई हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस चीज को। मैम तो ये पोलर और नॉन पोलर चेन बता दो दोबारा। जब आपके पास आर ग्रुप में NH2 पार्ट रहता है तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव बना सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या बन गया, आयन। आयन बन गया मींस पोलर चेन वाला पार्ट हुआ। अगर आपके पास COH है तो वो प्रोटॉन डोनेट करके CO नेगेटिव बना सकता है, प्रोटॉन डोनेट करके CO नेगेटिव बना सकता है, ये भी आयन बन गया। मींस अगर आपकी ये जो आर चेन है इसमें कहीं भी NH2 या COH पार्ट है या ऐसा पार्ट है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है या प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और आयंस बना सकता है, इट मींस वो पोलर चेन है। बट अगर आपके पास इस आर में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऐसे वाला पार्ट प्रेजेंट है तो वो नॉन पोलर है क्योंकि वो आयंस नहीं बना सकता। सो उस बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है कि पोलर चेन और नॉन पोलर चेन के। क्लियर? ठीक है मैम। ओके, चलिए तो फिर यहाँ पे अब टर्शरी की जो बॉन्डिंग है वो भी क्लियर हो चुकी है। अब लास्ट हम क्वार्टिनरी के बारे में आते हैं, और क्वार्टिनरी के बारे में हमारे पास कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनमें जो फोर्सेस होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ेंगी, वो जुड़ेंगी नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग से, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम एक बार ट्रू, जो आपने वर्ड ट्रू बॉन्ड बोला था ना मैम, वो बता दो मैम। वो डाइसल्फाइड बॉन्ड में बोला था मैम। नहीं, ट्रू बॉन्ड्स हाइड्रोफोबिक के लिए बोला था, दैट हाइड्रोफोबिक आर नॉट ट्रू बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। मोर कॉम्प्लेक्स हो गया है अब ये, क्योंकि वो कंफर्मेशन चेंज कर रहा है। पहले बिल्कुल बेसिक लीनियर था, फिर हेलिकल और शीट्स की फॉर्म में आया, फिर कंफर्मेशन चेंज करके अब वो और ज्यादा कॉइल होके स्फेरिकल फॉर्म में हो चुका था, और क्वार्टिनरी में वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। अब ये जो लास्ट इसकी कंफर्मेशन है प्रोटीन की, इसमें अगर हमें बॉन्डिंग मिलती है तो वो मिलती है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें हमें मिलती है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये कि कोवेलेंट बॉन्ड्स वाली इंटरेक्शन नहीं होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन देख सकते हो। कोई भी इंटरेक्शन का मतलब है कि जो आपने यहाँ पे अभी पहले पढ़ी डाइसल्फाइड लिंकेज, वो हो सकती है, आयनिक हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बाकी कोई भी इंटरेक्शन मिल सकती है क्वार्टिनरी में, लेकिन कोवेलेंट वाली इंटरेक्शन नहीं होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स के बीच में, बिटवीन पॉलीपेप्टाइड्स चेन नहीं मिलती है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे सेकेंडरी तक क्वेश्चन आता है तो वो तो आपने देख लिया कि क्या आ सकता है। टर्शरी या क्वार्टिनरी से आता है तो टर्शरी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि
कौन से टाइप की इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे 3-4 दे दिए, या पूछ लिया कि इसमें हमारे पास कौन सी ट्रू बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होती है, ट्रू बॉन्ड्स नहीं होते, तो हाइड्रोफोबिक वाला बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास वहां भी इंटरेक्शन से पूछ सकता है। ट्रू बॉन्ड्स कैसे, जो ट्रू सिर्फ बॉन्ड्स का इंटरेक्शन? मतलब, ट्रू बॉन्ड्स का मतलब हाइड्रोफोबिक आपके पास कैसे इंटरेक्शन है। आप वंडरवॉल्ड फोर्सेस समझते हो? यस मैम, वीकेस्ट फोर्सेस। हाँ, वीकेस्ट, तो उस टाइप की वहां पे इंटरेक्शंस हो रही है, इसलिए उनको बहुत ट्रू बॉन्ड्स नहीं बोला जा रहा है। जहां पे सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज्ड फील करता है, लाइक कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसमें एग्जैक्टली उसको अपनी एनर्जी में डिफरेंस दिखता है, स्टेबिलिटी मिलती है ना। आयनिक इंटरेक्शन होती है कहीं पे तो उसको स्टेबिलिटी फील होती है। तो इस टाइप के बॉन्डिंग्स ट्रू बॉन्डिंग्स है हमारे पास, जिसमें सिस्टम एक अच्छा खासा डिफरेंस अपनी एनर्जी में देखता है। मैम एक बार, जैसे आपने अभी चारों स्ट्रक्चर्स बताई है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स तो जैसे हमें पता लगी कि 1 डिग्री में सिर्फ एक लीनियर, अल्फा में स्पाइरल, और जैसे सोन क्वाटनरी में ऐसे है। सिर्फ एक बार चारों में सिर्फ फोर्सेस बता दो कि कैसे कैसे होंगी, फर्स्ट में कौन सी होगी? प्राइमरी में कोई फोर्सेस नहीं है, ओके मैम। प्राइमरी में कोई फोर्सेस नहीं है। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टर्शरी में आपने अभी पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड और हाइड्रोफोबिक, जिसमें हाइड्रोफोबिक ट्रू बॉन्ड्स नहीं बनाता है, दैट्स जस्ट वंडर वॉल फोर्सेस। और क्वाटरनरी में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में, बाकी कोई भी बॉन्डिंग हो सकती है, लाइक डाइसल्फाइड हो सकती है, आयनिक हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। बस सिर्फ हाइड्रोफोबिक नहीं होगी जो उसमें थी। हाँ, हाइड्रोफोबिक भी हो सकती है, बट वही है कि नॉन कोवेलेंट नहीं है। मेनली आपने इसमें जो फोकस करना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपको ये चीज पता है या नहीं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसको सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाता है क्वाटिनरी को। बाकी एक चीज पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, जैसे हमारे पास ये जो आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये तो ठीक है, कोवेलेंट नहीं है। डाइसल्फाइड में अगर सल्फर सल्फर के बीच में हम देखें तो वो एक कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग ही दिखती है हमें, लेकिन कुछ जगह पे लिखा हुआ था कि डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो क्वाटिनरी में हो सकती है। तो इसको मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूंगी, क्योंकि ये दोनों जगह पे डिफरेंट आंसर मिल रहा था कि डाइसल्फाइड होनी चाहिए या नहीं। इसमें मेरे को थोड़ा सा एक अपना कुछ डाउट है, बाकी तो आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आपको प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है जो आपके पेपर में आ सकता है। बाकी जो मैंने उसमें आपको भेजा है वो आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कितने टाइप की प्रोटीन्स हैं, या उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, या डीनेचुरेशन क्या होता है। उसमें कुछ मतलब वैसा सा नहीं है कि बहुत हाई लेवल कोई लैंग्वेज लिखी गई है, दैट्स जस्ट फॉर नॉलेज। अगर पढ़ सकते हो तो इजीली हो जाएगा। बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो टेस्ट वाला है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो टेस्ट दिए गए हैं प्रोटीन्स के लिए, ज़ैंथोप्रोटिक, ब्यूरेट टेस्ट, तो वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे लिखे गए हैं कि हमारे पास क्या करने पे हमें क्या एंड प्रोडक्ट मिलता है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, मिलोन्स रिएक्शन एंड निनहाइड्रिन टेस्ट। तो निनहाइड्रिन का डिस्कशन मैंने अमाइनो एसिड्स में भी किया था। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि निनहाइड्रिन पे हमें ब्लू कलर मिलता है, तो मैंने वहां पे पर्पल कलर बोला था। तो ब्लू कलर या पर्पल कलर दोनों ही ऑलमोस्ट आसपास ही है, ये हमें मिलता है अगर कोई फ्री NH2 पार्ट वाला अमाइनो एसिड चेन में प्रेजेंट है। तो NH2 वाला पार्ट फ्री रहता है, N पार्ट फ्री है, तो ये वाला निनहाइड्रिन टेस्ट देखने को मिलता है। ज़ैंथोप्रोटिक और ब्यूरेट टेस्ट भी है और मिलोन्स भी है। तो इसके लिए तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपके पास ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है तो येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करने पे, तो हम बताते हैं कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है। आगे भी बताया गया है कि अगर हम ज्यादा हीट करें तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में चला जाता है, या NH4OH अगर हम ऐड करें तो रेड कलर भी मिलता है। तो ये सारे हमारे पास क्या बता रहे हैं कि प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अगर हम यहाँ पे ब्यूरेट टेस्ट को बोले तो उसमें NH4OH और डाइल्यूट कॉपर सल्फेट से हमें ब्लू वायलेट कलर मिल रहा है, विच इज ऑल्सो एंड पॉइंट कि हमें प्रोटीन्स की वहां पे प्रेजेंस दिख रही है। देन मिलोन्स रिएक्शन में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड
अगर हम लेते हैं और हीट करते हैं तो हमें रेड प्रेसिपिटेट या रेड कलर मिलता है, तो भी हमारे पास यहाँ पे है। बट ये 3 नाम बहुत कॉमन है प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट और निनहाइड्रिन। तो ये तीनों आप अपने दिमाग में रख सकते हो, एग्जाम में ये आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब बस बायोमोलिक्यूल में कल हमारे पास एक बात हुई थी जो 3' to 5' लिंकेज से रिलेटेड, वो मैं थोड़ा सा क्लियर आपको कर रही हूं। बाकी हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट जो मुझे आप लोगों को के साथ डिस्कस करना था वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये उस पार्ट की बात हो रही है अब, राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जहां पे 3' to 5' किस तरीके से, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं हुई है तो मैं बताने जा रही हूँ। तो अपने पास शुगर 2 टाइप की थी, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज में अपने पास क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे हमारे पास आएगा OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, जरूरी नहीं है इसका OH यहाँ पे हो, नीचे भी आपके पास इसका OH जा सकता है। यस, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसका OH है, मतलब ये कंफर्मेशन चेंज हो सकती है, तो अगर मैंने इसका OH यहाँ पे रखा है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और यहाँ पे आएगा CH2OH, तो ये अपने पास आई फर्स्ट, ये आई सेकंड, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 कार्बन रहते हैं। जब डीऑक्सीराइबोज शुगर बनता है तो उसमें हमारे पास जो सेकंड पोजीशन होती है उसका OH गायब होता है, इसलिए डीऑक्सी बोलते हैं हम इसको। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे बाकी कोई चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हो गया 5। अब जब हम कल बात कर रहे थे तो उसमें हमसे पूछा गया था फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो इस राइबोज शुगर के कौन कौन से कार्बन के बीच में होती है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीएनए में जिसे बात हो रही थी, तो इसमें हमारे पास ये कंफर्मेशन इसकी OH की नीचे रहती है, तो ये ऑक्सीजन आगे फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, और सेम यहाँ पे जो ये CH2OH फिफ्थ पोजीशन का है, इसका ऑक्सीजन भी ऐसे फॉस्फोरस के साथ जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाता है और इसका ऑक्सीजन आगे लेके जाता है, मतलब शुगर फॉस्फेट ग्रुप, शुगर फॉस्फेट, फिर शुगर, यहाँ पे फिर शुगर आ जाएगी, यहाँ पे फिर शुगर आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो है आगे जो सेकेंड पोजीशन है इसमें यहाँ पे क्या आता है, न्यूक्लिक नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है या फिर साइटोसिन है, इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है, एनी वन एक टाइम पे। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये ऑल्टरनेट चलते हैं, और शुगर में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस रहता है। ठीक है, जो आगे दूसरी वाली जो चेन होती है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन जो वो साइटोसिन के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो आपके पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो कौन कौन सी पोजीशन में है। तो आंसर आपके पास यही था, अगर ये फर्स्ट है, ये आपके पास सेकेंड पोजीशन है, तो ये हुआ थर्ड, तो थर्ड, और उसके बाद ये फिफ्थ, फिफ्थ फॉस्फोरस के साथ और थर्ड भी यहाँ फॉस्फोरस के साथ लिंकेज कर रहा है, दैट्स वाई उसका आंसर है 3' 5' एंड में। तो वो आंसर करेक्ट था, बट स्टिल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन था, क्योंकि स्ट्रक्चर उतना इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं था नोट्स में, तो मैंने यहाँ पे वो क्लैरिटी यहाँ पे कर दी है, तो आंसर आपका वही रहेगा। बाकी स्टेटमेंट में भी लिखा गया था कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो 3' और 5' एंड के बीच में होती है। जो पेंटोज शुगर है, जो 5 मेंबर शुगर है, या राइबोज शुगर है, या डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसमें। क्लियर है इतनी बात सबको? चलिए, तो यहाँ राइबोस वाला, मैम राइबोस शुगर वाला बता दो, ये स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन कर दो। राइबोज में क्या रह गया मैम, मतलब जैसे इससे इसको डिफरेंशिएट कैसे मतलब किया मैम? जो आपके पास सेकेंड पोजीशन है उस पे OH होता है जब राइबोज शुगर होती है आरएनए में, इसकी सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं होता। ठीक है मैम। ठीक है, डीऑक्सी मींस ऑक्सी वाला ग्रुप एक गायब है, तो वो कहाँ पे गायब है, वो सेकेंड पोजीशन पे गायब है। तो Okay. ये
हाँ जी, तो ये सब मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। बाकी जो पार्ट आपको लर्न करना है वो अगेन विटामिन्स का चार्ट है, और विटामिन्स का चार्ट आपको वहां पे बस ऐसे ही याद करना है कि कौन सी विटामिन का क्या नाम है, और वो उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज वगैरह हो सकती है, विटामिन्स में ये पार्ट रहता है। और जो हार्मोन्स के लिए भी कहा था वो वाला एक टेबल है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये वाला पार्ट तो आपका लर्निंग का ही है। बाकी मेनली जो आपके पास क्वेश्चन बनता है या तो कार्बोहाइड्रेट से आया है या प्रोटीन के स्ट्रक्चर से आया है। अभी तक मैंने न्यूक्लिक एसिड का बहुत ज्यादा कहीं पे देखा नहीं है, बट न्यूक्लिक एसिड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बन सकता है। आपको मैंने होमवर्क भी दिया था याद करने के लिए। हो गए अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स याद? मैम जो पेंटस शुगर है राइबोस आरएनए की, मैम उसके थर्ड पोजीशन पे भी ओएच होता है। हाँ जी, यही ओ तो आगे यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है। नहीं मैम, ये तो डीऑक्सी राइबोस है ना, राइबोस की बात कर रही हूँ मैं, कि उसकी सेकंड और थर्ड दोनों पोजीशन पे ओएच होगा या थर्ड पोजीशन पे एच होगा? नहीं, सिर्फ सेकंड पोजीशन से गायब होता है। थर्ड में तो आप जब ये आपस में कंडेंस कर रहा है तो कंडेंस करके वाटर मॉलिक्यूल या वो भी तो लीव करता है ना। ये तो इस तरीके से आगे फर्दर बॉन्डिंग कर रहा है, इसका ऑक्सीजन है। मैम आरएनए में बीटा डी राइबोस नहीं होती शुगर, तो उसमें बीटा डी राइबोस में थर्ड पोजीशन पे ओएच ग्रुप होता है मैम, मतलब कंफर्म कर देंगे आप? मतलब थर्ड पे ओएच होता है ये कह रहे हो? हाँ जी मैम, ये कह रही हूँ कि तो थर्ड पोजीशन पे। थर्ड थर्ड पे तो ओएच है ना। राइबोज में तो ओएच अपना जहां जहां है वहां पे प्रेजेंट है, राइबोज शुगर में। सिर्फ डिऑक्सी में गायब है सेकंड से। ओके ठीक है मैम। ठीक है। हम्म। हाँ जी मैम। ओके। तो बस बायोमोलिक्यूल्स में यही सब करना है आपको। मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों से, किसी ने आंसर नहीं दिया कि अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर लर्न हो गए। मैम थोड़े थोड़े हो गए हैं। थोड़े थोड़े नहीं, वो कंप्लीट चाहिए थे। मैंने 10 दिए थे आपको, अगले दिन 10 और करने थे। ठीक है। आज के आज अमाइनो एसिड्स के सारे स्ट्रक्चर्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि उसमें आप देख चुके हो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे आया है, और आगे भी आ सकता है, उससे रिलेटेड चीजें भी आ सकती हैं। तो उसको लाइटली मत लो। ठीक है। इतना सब पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स में लर्न करने वाला, सिर्फ इतना सा नहीं है। और क्वेश्चन हर बार आता है। एक पेपर में 3 आए थे, एक पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था। तो मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बायोमोलिक्यूल्स के आते ही आते हैं। तो इसलिए लर्निंग पार्ट है, अभी से स्टार्ट कर दो, और अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे इसको रिवाइज कर लो। ओके। नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो मैं डिफरेंट लिंक भेज रही हूँ आपको ग्रुप में, तो उसको ज्वाइन करो। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए अभी भेज रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी।
ये लिंक मैम ने सेंड किया है दोबारा? यस नहीं, मैम ने तो नहीं किया, मुझे तो लगता है पहले वाला लिंक ही है। आस्क टू ज्वाइन का तो ऑप्शन ही नहीं आया, सीधे ज्वाइन नाउ आ गया। ये सही है, लेफ्ट कर दो सब।